लोग पढ़ने जाते थे। यहाँ हमने 5 तक पढ़ाई की है सरस्वती शिशु मंदिर जो है दिलेश्वरी के बगल में, और उसके बाद हमने 10th तक पढ़ाई की है वहाँ दिलेश्वरी में। तो इसी स्कूल से तो हमारा बचपन बीत गया, इसी रोड से जाते हुए, इसी संस्था को देखते हुए कि हाँ यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाई थे। तब कोई संस्था यहाँ थी ही नहीं पहले। तो अगर आप लोग इस संस्था से जुड़े हैं तो आप एक अच्छी जगह पे, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए आप कि आपको कोई ठगा महसूस नहीं करेंगे। जैसे और जगह क्या होता है कि कंप्यूटर पढ़ाने के नाम पे ना आपको सिर्फ टाइम पास कराया जाता है, कंप्यूटर दे देंगे आप चलाइए जो आपका मन करे, सोशल मीडिया चलाइए जो आपका मन करे। कई बच्चे वहाँ अपलोडिंग वीडियो वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सर केयर करते हैं। मैं इस चीज़ देखा हूँ कि खुद रह के बच्चों को, एक एक बच्चे को केयर करते हैं। बाकी जगहों मैंने कंप्यूटर देखा होगा कि वो अपने खुद नहीं काम करते हैं, अपने अंडर किसी बच्चे को रख लेंगे और वो उनको काम कराएगा। यहाँ पे पहली चीज तो शुरुआती आपको फेस करेंगे सर, और उसके बाद जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको कोई सिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको रोज का रूटीन देना है कि ये काम करना है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इस फील्ड में काम करना है, जैसे आपको कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर फील्ड एक प्राइवेट फील्ड है। आप जैसे अभी देख लीजिए, इस समय वैकेंसी आई हुई है हाई कोर्ट की, स्टेनो की आई है, तो वहां भी आपको कंप्यूटर का शॉर्ट हैंड मांग रहा है, टाइपिंग मांग रहा है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। अब देखिए हम है कंप्यूटर का भी, मैं अभी स्टेनो का हाई कोर्ट का फॉर्म में भरा हूं, मेरा रिटर्न निकल जाएगा, लेकिन मैं फ्लेक्शन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ना तो स्टेनो है ना तो मेरे पास शॉर्ट हैंड है। असिस्टेंट का निकला हुआ, जो असिस्टेंट का वैकेंसी आया हुआ है उसमें भी आपका टाइपिंग मांगा हुआ है। मैं 2 बार क्लियर किया हूं, 2015 2018 में, लेकिन मेरा दोनों बार टाइपिंग से मैं फेल हो गया। हिंदी मुझे आती नहीं, अंग्रेजी में कर ले थोड़ा बहुत, दोनों में फेल हो गया। उसके बाद तो आपका सबसे मेन जरूरी, अगर आप कंप्यूटर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसके साथ साथ सबसे जरूरी काम है टाइपिंग। ये आप जरूरी काम करिए, ठीक है। टाइम निकाल के अपने जो क्लासेज, जो कोर्स आप कर रहे हो, CCC कर रहे हो, साथ में ADCA, जो भी आपका कोर्स चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि आप अपने कोर्स के साथ साथ इस काम को जरूर करिए। आप टाइम निकाल के सर के यहां बैठ के आधे घंटे 1 घंटे रूटीन बना के कम से कम एक काम कर लीजिए। खासकर तो मैं लड़कियों के लिए बता रहा हूं कि टाइपिंग एक ऐसा फील्ड है जो आपको बहुत सम्मान की नौकरी और अपने होम टाउन की नौकरी दिला सकता है आपको, ठीक है। यही आप बस्ती स्टेनो हो जाएंगे तो कोर्ट में हो जाएंगे, आप कचहरी में हो जाएंगे, फिर या क्या नाम है किसी भी भाग में आप DM के यहाँ हो जाएंगे। तो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी अपॉर्चुनिटी भाई अभी जस्ट वैकेंसी आई है, जूनियर असिस्टेंट की आई हुई है। और इसमें मैं बता दूं आपको, पेपर अगर आप रिटन की बात करेंगे ना तो मेरी जिम्मेदारी है, बता दूंगा कैसे पढ़ना क्या करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आपका काम केवल ये है कि आप टाइपिंग सीख लीजिए, रिटन निकालना मेरी जिम्मेदारी है। इतना मैं आपको अच्छा सिखा दूंगा चीजों को, जिस जैसे आप कहेंगे। अगर आप कहेंगे हफ्ते में मैं जिस दिन फ्री रहूंगा आपको ऑफलाइन क्लास दे दूंगा आके, ठीक है। जब मैं हिंदी और मैथ दोनों पढ़ाता हूं, तो अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको हिंदी मैथ की, अगर रोज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन क्लास आपकी 3-4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको चीजों को ट्रैक पे ले आएंगे। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, ये टाइम टेकिंग है। अगर आप 5-6 महीने देंगे तभी आपको टाइपिंग वहां क्वालिफाई करने में कर पाएंगे। आप टाइपिंग सबको आती है, थोड़ा बहुत सब कर लेते हैं, लेकिन वहां का जब टाइपिंग जाओगे ना तो कानों में जब बैठोगे आप टाइपिंग देने, तो कानों में इतनी तेज तेज आवाज आपके आएगी कि आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा कि मैं ही पीछे रह जा रहा हूं। मतलब कीबोर्ड की सिर्फ आवाज आएगी जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे। तो मैं गया तो मैं इंग्लिश का टाइपिंग कर लिया, हिंदी में मैं नहीं कर पाया, मैं हताश हो गया, मैं छोड़ दिया फिर टाइपिंग वहां पे। फिर अगली बार वैकेंसी आई, टाइपिंग देने ही नहीं गए क्योंकि कुछ नहीं पता था, हिंदी भी और इंग्लिश दोनों भूल गया था। तो अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है भाई, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, अच्छा बताओ किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जाओगे कंप्यूटर जॉब के लिए, तो किसी भी काम के लिए आपको कंप्यूटर चलाना ही पड़ेगा ना, डाटा एंट्री करना तभी चलाना है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है ना, मैं देखा था, मैं वहां गया था इलाहाबाद तैयारी कर रहा था, तो एक हॉस्पिटल है उसमें एक जो पर्ची काटता बंदा, उसकी टाइपिंग में मुझे लगता कि वर्ल्ड लेवल पे है। ऐसे लाइन लगी थी हजारों लोगों की। अब ऐसे बोला कि नाम, तो अब आप हमने नाम बताया ना, तो उसने कहा नाम, तो हमें लगा फिर मुझसे नाम पूछ रहा है, कह रहा भैया आप जाइए आपका हो गया कि ना, पीछे वाले का नाम बताइए। इतना फास्ट, मतलब आदमी कंफ्यूज है। इसने कहा नाम, तो जैसे आपने कहा नाम कृष्णा, तो उसने कहा ठीक, उसके बाद उसने कहा नाम, तो हमने कहा हमने नाम पूछ रहा है, कह रहा नहीं भैया आपका हो गया जाइए आप। ऐसी स्पीड होनी चाहिए। 1000-2000 की लाइन को निपटा देता था कितनी देर में, सोचिए इतना। तो उसको जब 4 लोग देख के जाएंगे तो बाहर मार्केट में कहेंगे ना कि बंदा बहुत टाइपिंग कर रहा है। अगर वो वहां से जॉब छोड़ के किसी प्राइवेट सेक्टर पकड़ेगा ना, तब भी उसकी सैलरी उसके 10 गुना कर देंगे लोग।
क्योंकि जो काम, अच्छा बताओ, अगर हमें 100 पेज टाइप करना है, हम इस 100 पेज टाइप करने के लिए 10 बंदे रखेंगे ना कंपनी में। अगर हम ये 100 पेज एक बंदे से काम करा लें और तय समय में, तो बताओ जो 10 बंदे की सैलरी को इसको देगा, वो एक बंदे को देगा ना, जाहिर सी बात है। ऊपर से उसको नेम फेम सब मिलेगा, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं कह रहा हूं कि टाइपिंग आना और टाइपिंग में मास्टर होना दोनों अलग बातें हैं। टाइपिंग सीख लेना, अगर आप यहां से सीख के जाओगे नौकरी कहीं करोगे तो आप एक लेवल पे नौकरी करोगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन नेम नहीं होगा। लेकिन अगर वही नौकरी में आप अपना 100% दे दोगे ना, आज अगर आप बस्ती जिले में कभी किसी से पूछो, मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं कर रहा हूं, किसी से पूछ लेंगे कि कंपटीशन पढ़ाने में अगर मैथ कोई है तो मेरा नाम जरूर कोई बताएगा। ठीक है, कृष्णा चौधरी मेरा नाम है, लक्ष्यगढ़ में पढ़ाता हूं मैं। इसके पहले एक्सीड इलाहाबाद पढ़ाया हूं, हाँ एक्सीड इलाहाबाद। उसके बाद एक्सीड की 3 ब्रांचेज में पढ़ाया हूं, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस और जौनपुर। ये इलाहाबाद एक्सीड में मैं 1 महीना सलोरी ब्रांच पे पढ़ाया था, और उसके बाद यहां पे मेरा डेमो हुआ था 1 महीना एक्सीड ब्रांच पे। ठीक है, तो बड़े बैचेज नहीं मुझे दिए गए उस टाइम, हाँ तो बड़े बैचेज नहीं दिए गए उस टाइम। उसके बाद 2018 या सॉरी हाँ 18 की बात रही होगी। उसके बाद मुझे यहां से जब मेरा डेमो हो गया एक्सीड में, तो मुझे भेज दिया गया, नई ब्रांच खुली थी मिर्जापुर में। आप मेरे यूट्यूब पे देखेंगे, उसमें पूरा वीडियो पड़ा हुआ एक्सीड का। तो मिर्जापुर में गया, फिर वहां से मैंने पूरी ब्रांच को संभाला मिर्जापुर का, फिर मुझे बनारस भेज दिए। तो ये रोटेशन मुझे समझ नहीं आ रहा था। जैसे आप कहीं जाओ किसी कंपनी में और आपका वहां पे नेम होने लगे, तो आपको कंपनी वाला कहते नहीं आप यहां से निकल जाइए, आप यहां चले जाइए। जैसे ये महिंद्रा कोचिंग है, यही काम करती है। जैसे महिंद्रा अगर बस्ती में आपको टीचिंग के लिए रख ली, तो अगर आप बस्ती जिले के हैं तो आपको बस्ती पहली बात तो देगी नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट देगी नहीं। अगर आप बस्ती में अच्छा खासा पकड़ बना लिए तो महिंद्रा आपको रोटेट करेगी, कानपुर भेज देगी। वो टीचर का वर्चस्व नहीं कायम होने देती है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि एक्सीड भी ऐसे ही मेरे साथ कर रही है, तो हमने क्या क्या छोड़ दिया, फिर हम चले आए, हमने कहा अपने जिले में कुछ करते हैं। तो फिर 2020 में आए, 2020 में भी शायद 2020 में आए थे। तो यहाँ तब से मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इतनी मेहनत की टीचिंग में कि आप कभी मेरी आप टाइम निकाल के जब मेरा यूट्यूब वीडियो देखिएगा तो समझ में आपको आएगा टीचिंग स्किल क्या है मेरी। ठीक है, तो मेरा सिर्फ इतना आपसे कहना है भाई कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाइए तो उस फील्ड में नौकरी मत करिएगा, मास्टर नौकरी करिएगा। यानी आपके नीचे लोग रहें, उसी जिस लेवल पे आप है ना, मान लीजिए आप असिस्टेंट के लेवल पे है ना, तो आप असिस्टेंट में मास्टर रहिएगा। यानी जो जितने भी उस लेवल पे नौकरी कर रहे हैं उसमें आप मास्टर रहिएगा। ठीक है, यानी जो भी कंपनी होगी, जो भी आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट फील्ड होगा, जिस फील्ड पे आप होंगे, जिस पद पे होंगे, उस पद में आपको क्या रहना है, मास्टर। अब बताओ, पढ़ाते तो सब लोग हैं, ठीक है, बहुत से टीचर हैं, लेकिन जैसे पढ़ाने का स्किल होता है क्या, जैसे मैं आपको कोई चीज समझाऊं तो आपको कितनी अच्छे समझ में आ रहा है ये जरूरी होता है। हमारा ज्ञान थोड़ी मेरे काम आएगा, मेरा ज्ञान आपके काम आएगा तब जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, यहां पे सर देखो, जैसे अगर अभी हम लोग कंप्यूटर फील्ड में पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में एक चीज चेंजिंग के लिए आता है, ये कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, जैसे बाइनरी टू डेसिमल आता है और डेसिमल टू बाइनरी। अब ऑक्टा ऑक्टा भी आता है, लेकिन ये मुझे नहीं जानकारी, थोड़ा सा भूल गया हूं। लेकिन बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी एक कंपटीशन में आता है, ये हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं किसी नंबर्स का, हम सब लोग कॉपी पे लगाएंगे इसको, 98 लिखा हुआ है और बेस क्या लगा हुआ है, 10 लगा हुआ है। तो इसका मतलब किस में लिखा हुआ है, ये डेसिमल में लिखा हुआ है, और एक क्वेश्चन मार्क के साथ बेस क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। मतलब आपको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। सब लोग कॉपी पेन रखे और उसके बाद इसको लगा के बताइए कि 98 का बाइनरी क्या होगा। ये पूरे कंपटीशन में आता है, लगभग एग्जाम में आपको दिखेगा ये। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे इसको जल्दी से आंसर करके कि क्या 98 का बाइनरी होगा। नहीं आएगा तो हम एकदम आसान कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे बाइनरी निकालने का। आज के बाद आप बाइनरी निकालना नहीं भूलो कभी भी। कोई बात नहीं, जिन्होंने अभी, कई बच्चे शुरुआती दौर में होते हैं, कई बच्चे कंपटीशन जानते नहीं है कि कैसे दिया जाता है, कैसे क्या सिलेबस होते हैं, तो चीजें तभी सीखेंगे आप। कंप्यूटर के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के साथ साथ आपको बाहरी जानकारी होना जरूरी है। और ये भी है, किसी भी नौकरी के साथ साथ कंप्यूटर जानना भी सबसे कंपलसरी है, ये भी तय है। आजकल हर नौकरी में कंप्यूटर अप्लाई हो गया है। एसएससी का सबसे टॉप क्लास की जो नौकरी होती है उसमें भी आपका टाइपिंग मांगता है, सबसे टॉप क्लास की नौकरी, ऑडिटर जो होते हैं
वहां भी होते हैं, तो वहां भी कंप्यूटर जानकारी मांगता ही मांगता है आपसे, डिग्री मांगता है कंप्यूटर की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे कंपलसरी है कंप्यूटर आपका। लग गया भाई? चलिए देखो, मैं आपको सिखा रहा हूं, आज के बाद आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी कि अगर कोई भी नंबर्स आपके सामने आ जाए। हमने कहा 98 था ना, इसको पहले इस तरीके से बना लेंगे, बन गया, और यहां से ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे। अब बाइनरी में आपको पता है कि बेस 2 का प्रयोग होता है, किसका? क्योंकि बाइनरी में दो चिन्हों का प्रयोग होता है जिन्हें 0 और 1 कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? और इन्हें हम लोग अंक नहीं कहते बाइनरी में, इन्हें हम लोग बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी बिट है 0 और, लेकिन जब गणित में काम करते हैं तो 0 से लेके और कहां तक काम करते हैं? गणित हमारा 0 से लेके 9 10 अंकों का प्रयोग करता है। कितने अंकों का? इसीलिए इसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डेसिमल नंबर सिस्टम। क्यों कहते हैं? क्योंकि 10 चिन्हों का प्रयोग होता है। कितने चिन्हों का? 0 से लेके 9 तक, 9 तक, ठीक है। और इसको बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं भाई? आपने पढ़ा होगा बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मतलब 2 पहिए वाली, ट्राईसाइकिल मतलब 3 पहिए वाली। तो देखो यहां लिखा है ना बाई, बाइनरी का मतलब कितने चिन्ह का प्रयोग कर रहे हो आप, जिसे क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। तो बाइनरी में 2 चिन्हों का प्रयोग, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? बाइनरी। और डेसिमल में 10 चिन्हों का प्रयोग, इसलिए क्या नाम पड़ा? गणित हमारा किस नंबर सिस्टम पे काम करता है? कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पे काम करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। अब हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर इसको कन्वर्ट करना तो सिर्फ 2 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है? अगर बाइनरी में जाना किससे भाग लगाएंगे? जितनी बार भाग जाएगा, 2 चौका 8 और 2 नवा क्या रिमाइंडर बचा? शेषफल नहीं बचेगा तो उस शेषफल को बगल में लिख देंगे, जितना बचेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 2 चौका कितना बचा भाई? 1 रह गया, 1 को बगल लिख देंगे। रिमाइंडर को, शेष को बगल में लिखते चलेंगे ऐसे डिजाइन से। आगे फिर 2 से भाग लगाएंगे, 12 बार जाएगा और क्या बचेगा भाई? 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा और क्या बचेगा? 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा और क्या बचेगा? फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 और क्या बचा? अब बताओ क्या 2 से भाग जाएगा? कहां पे? 2 एकम 2 और 1 बच गया। अब इसको लिखने का तरीका पता है क्या? बॉटम से टॉप की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। कहां से लिखते हैं भाई? तो बताओ नीचे सबसे पहले क्या है? 1, फिर 000 है ना, उसके बाद फिर क्या है भाई? 1 और ये आपका हो गया किसमें कन्वर्ट? बाइनरी में। किसमें कन्वर्ट हो गया भाई? तो आप नोट कर लीजिए इसको। किसी भी, अब देखो ये सब कंपटीशन की कहानी है, ठीक है। कंपटीशन में ये सब काम आता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कंपटीशन में कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन होते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छा पहल शुरू किया था कोरोना के पहले सर, लेकिन अब दुर्भाग्य ऐसा था कि 4-4 घंटे की यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लेते थे हम, और उसी को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन हम लोग करते थे। 1 ही 2 क्लास तो चला था और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बहुत बच्चे आए थे उस टाइम। लेकिन वो जैसे शुरू हुआ कोरोना आ गया, फिर तब से प्लान ही सेटअप नहीं हो पा रहा। तो ये पानी की टंकी के सामने जस्ट एकदम विजय भवन जो है बैंक ऑफ इंडिया, उसी में है। हम तो चाहते कि अपने यहाँ अगर भाई 30-40 बच्चे अपने रुधौली के रहे अगर कंपटीशन में, तो मैं शाम को उनको, बहुत पैसा नथिंग है, पैसा तो इतना नॉर्मल, देखो फ्री में आप पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि हम फ्री में पढ़ाएंगे तो फ्री की चीजें वैल्यू नहीं होती हैं बस। लेकिन कम से कम जितना आप बस्ती किराया भाड़ा खर्च करके जाओगे उससे कम में हम पढ़ा दें आपको यहाँ। लेकिन समस्या क्या है कि अपने घर की मुर्गी साग बराबर होती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है। बस वही चीज है कि अगर बच्चा यहाँ जागरूक हो जाए ना, 25-30 बच्चा, तो यहाँ हम उसको मास्टर बना दे, जो चीजों में पढ़ा दें हम। लेकिन वही बच्चा मेरे साथ पढ़ने जाता है बस्ती तक, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ सकता वो, क्योंकि बस्ती तक जाएगा तो घूमने भी मिलेगा थोड़ा बहुत। हो गया भाई? लग गया? अच्छा बताओ, अगर हम इसी नंबर्स को किसी और नंबर को आप पूछे तो बता दोगे आप? 75 को चेंज करके बताओ जल्दी से, कितना आएगा? 75 का बाइनरी क्या होगा? अभी वापस मैं आपको बाइनरी से डेसिमल भी सिखाऊंगा। आज सर आराम करेंगे, हम पढ़ाएंगे।
सर तो रोज पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं क्या आएगा। अभी सब लोग लगा लीजिए, फिर मिलाइएगा आंसर कि क्या सही है क्या गलत है। सबका लग गया होगा। चलो मैं भाग कर रहा हूं। 2 से 2 3 6, कितना बचेगा? 2 सत्ते 1 बचा होगा। फिर आपका यहां 2 से 18 बार गया होगा, 36 हुआ होगा, 1 बच गया होगा। फिर 2 से 9 बार गया होगा, रिमाइंडर नहीं बचा होगा, 0। फिर उसके बाद 2 से 4 बार गया होगा, रिमाइंडर 1 रह गया होगा। फिर 2 से 2 बार गया होगा, रिमाइंडर 0 हो गया होगा। और फिर 2 से 1 बार गया होगा, रिमाइंडर 0 हो गया होगा। बॉटम से टॉप की तरफ लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। बताओ नीचे क्या है? 1, फिर डबल 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 0 भी है, फिर डबल 1 भी है। ये क्या हो गया भाई? बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो आज के बाद आपको कभी भी बाइनरी में कन्वर्ट करने में समस्या नहीं होनी चाहिए। होगी क्या? अभी जब क्लास हम खत्म करेंगे ना, तो आप अच्छा खासा 10-15 नंबर्स पे बाइनरी घर पे लगा लीजिएगा, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी अगर दिक्कत रहेगी तो हम बता देंगे, यूट्यूब पे पढ़ाएं बाइनरी डेसिमल। और मुझे लग रहा है सर यहीं पे रिकॉर्ड हुआ था, एक दिन यहीं पे भी रिकॉर्ड हुआ था। अभी देखते हैं होगा, वो भी वीडियो बना होगा। हो गया? चलिए अब मैं देखो, अच्छा एक चीज, अब इसको हम लोग उल्टा, कभी कभी क्या होता है ना कि सवाल 2 तरीके से होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। अभी तक हम लोग बाइनरी में चेंज कर रहे थे, अब अगर बाइनरी में दिया हो और डेसिमल में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? आप बता दो। जिस नंबर को हमने चेंज किया ना, वही नंबर करेंगे, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बता दो लास्ट वाला क्या आया था बाइनरी? 1 डबल 0 1 0 1 1। और ये पता ये किसका बाइनरी है? 75 का है ना। तो ये तय है कि आंसर 75 ही आना चाहिए। अगर मैं वापस चेंज करूं इसको तो कैसे है कि एकदम आसान तरीका बता रहा हूं, ठीक है? देखो सबसे लास्ट के यहां 1 लिखिएगा। क्या लिखना है भाई? सबसे लास्ट वाले के नीचे क्या लिखना है? 1। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करना है, 1 दूना, फिर 2 दूना, 4 दूना, 8 दूनी, 16 दूनी और 32 दूना। क्या करना? ये एक मैथ में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, इंटर में आपने पढ़ा होगा, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक माध्य पढ़ा है ना। वही आपकी ज्योमेट्रिक श्रृंखला है ये। और ज्योमेट्रिक श्रृंखला यानी गुणोत्तर श्रृंखला पता क्या होती है? इसमें संख्याओं का क्रम एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर आता है। देख लो आ रहा कि नहीं आ रहा? 1 दूना, 2 दूना, 4 दूना, 8 दूनी 32, 64, आगे 128, 2 56, 512 सब आएंगे। अब आपको क्या करना है? 0 वाले स्टेप को पूरा काट देना है। क्या करना है भाई? 0 वाला काट देना, बाकी जोड़ लेना है। जोड़ लो, कितना बचा? 64, 8, 2 और 1। जोड़ो, कितना हो रहा है भाई? 64, 8, 2 और 1 जोड़िए, कितना हो रहा है? 8 2 10, 74 और 1 75। देखो जब भी जोड़िए तो आप 0 बनाने की कोशिश करिए। देखो 8 और 2 64, 10 और 1 कितना हो गया? वापस 75 आ गया। देख लो, तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना उससे आसान है जो अपने आपने बाइनरी पढ़ा है। नोट करिए इसको। एक और कन्वर्ट करते हैं। हाँ, बेस में 10 लगा सर, क्योंकि ये डेसिमल में हो गया। आप लिखा नहीं जाता मैथ में, लेकिन अगर कंप्यूटर की दुनिया में आएंगे तो वहां लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि बेस में 10 लगा है, मतलब ये किस में है? डेसिमल में है। अच्छा, इसके पहले वाला हम लोग किसको कन्वर्ट किए थे? 98 था। अगर 98 का हम वापस डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 98 आना चाहिए ना। चलो उसी नंबर को कर लेते हैं हम लोग, जिससे भरोसा कायम रहे कि हाँ नंबर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग कुछ भी कर देते हैं, गलत नंबर हो गया। अच्छा बता दो उसका नंबर क्या था भाई? उसका बाइनरी बताओ क्या क्या था? 11 000। किसी भी बाइनरी को चेंज करना होगा ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा स्पेस बना के लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब क्या काम करेंगे आप बताओ, क्या करें हम? सबसे लास्ट में क्या लिखें? 1, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होके आएगा 2 का, फिर 16, 32,
और 64, और इसके आगे भी अगर आएगा ना तो दुगना 128, 256, 512, 10, 24 ऐसे आएंगे आपके। ठीक है, अब बताओ किसको छोड़ना है भाई? जीरो वाले स्टेप को छोड़ देना है, बाकी को जोड़ लेना है। अब जोड़ो, कितना बचा? 64 और 32 कितना हो रहा है भाई? 4 2 6, 6 3 9, 96, और वहां कितना बचा है? क्या हमने इसको 98 का बाइनरी ही लिखा था क्या? नहीं लिखा था? नोट कर लीजिए। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो थोड़ा सा आपके कंपटीशन में कंप्यूटर से आते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। ये आते ही आते, और यही चीज मैं जानते हो क्लास, आप तो इतनी एक ही बार में चीजें समझ गए। यही चीज मैं क्लास में 10 बार बताता हूं, तब जाके बच्चों को पल्ले पड़ता है। पता है क्यों आप लोग बात समझ में गए? क्योंकि आप लोग इस दुनिया ज्यादा जुड़े हुए हैं, आपको चीजों को समझाने में थोड़ा कम टाइम लगा। अब जो बच्चा केवल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, उसके लिए कंप्यूटर समझाना पहली बार में तो बहुत नई चीज है, उसके लिए बड़ी मुश्किल काम है। मुझे भी लगता था कि ये बहुत कठिन चीज होता होगा शुरुआती में, जब मैं नहीं पढ़ाता था तब, लेकिन अब आसान हो गया। ठीक है, अब कोशिश देखो ध्यान से, ये तो, लेकिन अभी जब आप कंप्यूटर में जाएंगे तो इसमें ऑक्टल, हेक्सल सब पूछता है, ऑक्टा हेक्सा सब पूछता है। ठीक है, लेकिन वनडे एग्जाम में आपका ये पर्याप्त है। अच्छा, मैं कोई अपने मन से नंबर दे रहा हूं जिसमें ना तो मुझे आंसर पता है, ना तो आपको आंसर पता है, और सबका आंसर सेम आना चाहिए। चलिए लगाइए, ना मुझे आंसर पता है ना आपको आंसर पता है, बस सभी का आंसर सेम आना चाहिए। हम्म 107। देखो साथ साथ आप अब लगिए, कंप्यूटर के साथ साथ हम लोग वनडे एग्जाम का भी कंप्लीट करेंगे सीधे धीरे। सर आपको कंप्यूटर की दुनिया में ले चलेंगे, हम आपको कंप्यूटर के साथ साथ जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूरी कराएंगे हम। कितना रहे? 107 सबका आ रहा है ना? नकल वकल तो नहीं कर रहे हो ना? सुन के बता रहे हो? चलो यहां क्या लिख दें? यहां और यहां 32 64। अच्छा, कुछ बच्चे तो लगे सर 64 तक हमेशा आएगा, ऐसा कुछ नहीं हो, संजोग का फिर ऐसे आ गया। ठीक है, आप सोचा नहीं, हमने अलग लिखना चाहिए था। ये हट गया, जोड़ लो 32 60 40, और 40 60 104, 104 और 3 107 आपका रिजल्ट हो जाएगा भाई। अच्छा एक सुनो, अब मैं आपको एक मैथ का मैजिक सिखाता हूं, देखो ध्यान से। मैजिक क्या है? कोई अगर आपसे कह दे कि 1 से लेके 10 तक को जोड़ना हो, कहां तक को, तो शायद आप कैसे जोड़ के बताओगे? जोड़ो पहले। हाँ, 1 से 10 तक का जोड़ क्या होगा? 1 से 10 तक का जोड़ क्या होगा? ये जानते हैं? ये गणित कहता है, हाँ 55 होगा। गणित कहता है कि क्रमागत संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ने का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/। ये क्रमागत संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का तरीका है। क्लियर हो गया? अगर n का मान क्या लेंगे? 10 तक संख्या है ना, 10 और n प्लस 1 11, और बटे 2 से काटेंगे 2 बचे, और 11 बचे 55 हो गया। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिसको आपको इन सब फार्मूलों से हटके काम करना पड़ेगा, बिल्कुल बिना पेन कॉपी के आंसर आ जाएगा। जब भी गणित में कभी भी 10 क्रमागत संख्या को जोड़ना हो, कितने, तो आप क्या करोगे? पहली संख्या में जमा 4 करोगे और पीछे 5 लिखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। बताओ 55 आया कि नहीं? दुनिया की किसी भी 10 क्रमागत संख्या को जोड़ने का ये लॉजिकल तरीका है। कहीं भी बस 10 संख्या होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 20 से जोड़ रहा हूं तो बताओ 20 से 10 संख्या कितनी होगी? 20 से 10 संख्या 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 कितनी होगी भाई? 29 तक जाएगा? नहीं जाएगा? कुछ लोग सोचते 30 तक जाएगा। जाएगा 30 तक? नहीं जाएगा ना? तो अच्छा बताओ 20 से 29 तक का जोड़ कितना आएगा? अब क्या फार्मूला काम करेगा आपका? फार्मूला जानते कब काम करता है वो वाला?
जब जोड़ कहां शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। और ये फार्मूला शुरू नहीं करेगा क्योंकि एक जोड़ कहां शुरू हुआ है, तो फार्मूला अगर लगाना होगा ना तो पहले 1 से लेके कहां तक लगाओगे? 29 तक। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से क्या घटाओगे? 1 से 19 तक घटाओगे आप, तब रिजल्ट आएगा। ठीक है, और यही काम अगर क्या करोगे, जमा 4 पीछे 5 लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। क्या करना है भाई? जमा 4 पीछे, देखो एक छोटा सवाल लेते हैं जिससे आपको समझाने में अच्छा हो। हमने कहा मान लो 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या होगी बताइए गिन के? 6 7 हुआ, कितना हो गया है अब? 9, और बताओ यहां से यहां तक का जोड़ सब लोग बताएंगे क्या आएगा? 4 से लेके 13 तक का जोड़ बताइए जल्दी से, क्या आएगा? जोड़ के बताइए। एट्टी 85 आ रहा है कंफर्म? कैसे लगाएं? जोड़े हैं पूरा, देखो हाँ यही वाला कॉन्सेप्ट, जहरीला वाला। नॉर्मली जोड़ियो ना, हाँ तब ठीक है। अब देखो नॉर्मली जोड़ने में टाइम लेता होगा ना, मैं क्या बताया था? जमा 4 पीछे 5, क्या नहीं आ रहा है? तो कभी भी अगर गणित में 10 क्रमागत संख्या को जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ये जानते हैं ये सब आपके कहां काम आएंगे, जब यही सब तो है स्मार्ट अप्रोच। अगर आप किसी फील्ड में जॉब करने जा रहे हैं, आपके पास डाटा आ गया, ठीक है, और डाटा में ऐसे आ गया कि क्रमांक संख्या 4 से 13 तक का जोड़ना है। कहां तक जोड़ना है? 4 से 13 तक का। तो आप उससे कहोगे, कंपनी जो भी काम चला कर आपसे जिस पोस्ट पे आप हैं, कहोगे सर 85 है, वो आपका मुंह देखेगा। हाँ ये तरीका नहीं, ये लॉजिक है, ये मैथ का लॉजिक है, मैजिक है। देखो मैं बता दूं, इसको जब आप बेसिक तरीके पे लगाओगे ना तो ये फार्मूला लगता है n इंटू एन प्लस 1/, और ये फार्मूला पता है कब काम करता है? जब ये योगफल कहां शुरू होता और 1 से कहां तक होता? 13 तक होता। कहां तक होता? अच्छा बताओ, अब मैं 1 से 13 तक लगाएं तो कितना आएगा? 13 14 और बटे 2, काट दो इसको, कितना आ गया? 91 आया। लेकिन हमें जोड़ना कहां से था, और हमने जोड़ा कहां से? इसका मतलब हमें कितना फालतू जोड़ दिया है? 3 2 5 और 1 6 फालतू जोड़ा है ना। 6 घटा लीजिए इसमें से, कितना आ रहा है भाई? 85 आ गया। ये लगाना पड़ा फार्मूला। और हमने क्या कहा कि मैथ का ये टेक्निक है कि अगर कभी भी 10 क्रमागत संख्या को जोड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पहली संख्या में जमा 4 करते हैं, मतलब 4 जोड़ते हैं, 4 4, और पीछे क्या लगाते हैं? बस आंसर। ये टेक्निक है, ये कोई कॉन्सेप्ट है, ये आपका निकला हुआ कॉन्सेप्ट है। इसमें से क्या करना होता है? जमा 4 करते, पीछे क्या लगाते हैं? 5 लगाते हैं। यानी जो भारी भरकम फार्मूले से काम होता था वो काम इससे भी होगा। लेकिन ये कब काम करेगा? जब 10 क्रमागत संख्या को जोड़ना होगा तभी। अगर 10 से 11 हो गया तो ये काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो देखो कंप्यूटर के साथ साथ अगर अब आप मेरी सलाह मानो तो कोर्स जो भी आप कर रहे हो वो बहुत कंपलसरी है, पढ़िए साथ में, क्योंकि बिना दोनों के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, और साथ साथ आप एक चीज ध्यान दीजिए कि आप थोड़ा सा केयर इस पे भी करिए। जो भी वैकेंसी आती है ना, अभी आप लोग की उम्र अच्छी है पढ़ने की, सारे फॉर्म अप्लाई करने की उम्र धीरे धीरे, अभी कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र ही नहीं फॉर्म भरने की है। तो अभी आप इतने जागरूक हैं कि जब आप फॉर्म भरने के काबिल होंगे तब तक आपके पास सारी डिग्रियां रहेंगी जो कंप्यूटर लेवल पे होंगी। नहीं होंगी? आप बताओ उस समय जब अभी आपके पढ़ने का मन होता है, जब आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, पढ़ने की क्षमता घट जाएगी, स्मृति क्षमता घटेगी, याद करने की क्षमता घट जाएगी। अब हम और सर से बोल दिए कि 4 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते बैठ के अपने लिए। हाँ, 4 घंटे इस फील्ड के लिए पढ़ सकते हैं सर, 4 घंटे कोई नई चीज सीखने के लिए बैठ सकते हैं इस फील्ड में। लेकिन ये कहो कि अपने लिए नौकरी के लिए 4 घंटे बैठ के पढ़ ले, कभी नहीं हो पाएगा। मुझसे खुद नहीं हो पाता।
तो यही चीज मैं बता रहा हूं आपसे, अभी आपकी उम्र अच्छी है, ठीक है, तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, जितने भी आजकल देख रहे हो वैकेंसियां आ रही है ना, सब में लगभग पीछे कंप्यूटर कोर्स पूछ लिया है, ठीक है। सब में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिस फील्ड में वैकेंसी कंप्यूटर के क्षेत्र में ना हो, सारे में डाटा एंट्री ऑपरेटर लगते हैं, सारे में। अब आजकल जितने भी ये आपके हाई कोर्ट, जूनियर असिस्टेंट, सब में आपका टाइपिंग, स्टेनो, ठीक है। तो एक काम आप करोगे, साथ साथ कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ सर से आप कहिए कि सर मुझे टाइपिंग भी आप टाइम दीजिए। घर पे जाके क्या करोगे आप, यहीं पे आप अपना टाइम बिताइए, कोर्स करिए, कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद आधा एक घंटा रुक के यहाँ पे टाइपिंग कोर्स करिए। ये समय अगर आपने गंवा दिया ना, तो फिर आपकी जब उम्र अच्छी खासी हो जाएगी तो फिर आप टाइपिंग करने के काबिल भी नहीं बचोगे, क्योंकि ऐसे बहुत से फॉर्म होते हैं जिसके भरने का दायरा ही 22 साल तक होता है। हाँ, एसएससी जीडी का फॉर्म भरा हुआ है, कब, फरवरी पेपर है ना। हाँ, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है एसएससी जीडी का, और कोई? चलिए, तो आप मेहनत कर रही हैं एसएससी जीडी के लिए, बताइएगा, हम बता देते, ठीक है, कहाँ से पढ़ना कैसे। हफ्ते में एक दिन हम आएंगे, और जो जीडी के बच्चे हैं, देखो इस बार संस्था से मेरे कम से कम 100+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में, 100+, पूरा लिस्ट बन के तैयार है, अभी मैं दिखा दूं आपको, ठीक है। 100+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है संस्था से उत्तर प्रदेश पुलिस में। जीडी का भी कई बच्चे जॉब कर रहे हैं, कई बच्चे अब की बार भी जाएंगे यहां से। बस जो बच्चा मैं कह रहा हूं कि सिस्टमेटिक 6 महीना रुक जाता है, उसका काम हो जाता है। ये 6 महीना धैर्य नहीं रख पाते। कंप्यूटर में भी यही काम है, अगर आप किसी भी चीज को सीख रहे हैं ना, धैर्य बना के रखिए, क्योंकि आपकी अभी उम्र जो है ना, इसी उम्र को अगर आप बिता ले जाएंगे अच्छे से सीख के, तो फिर नौकरी आगे आपके सामने है। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में भेदभाव नहीं है। मैं बता दूं, इतने अच्छे अच्छे पैकेजेज हैं प्राइवेट में ना, लेकिन उसके लिए भाई आपको पता है, पढ़ना नहीं होना चाहिए, कढ़ा होना चाहिए। पढ़ा तो सब लोग है भाई, डिग्री सबके पास है, एडीसी है, सब दुनिया भर की डिग्री, पैसा दो सब डिग्री मिल जाती है, लेकिन पैसे की डिग्री पे आप 10-15 जॉब पाओगे। कहीं आपके फॉर्म भरेंगे ना, उसने कहा भैया ये कोर्स हमको चाहिए, तो जाएगा, दे देगा 10,000 की नौकरी, करो भैया आराम से आप। लेकिन जब आप कंपटीशन फाइट करके उसी जगह जाओगे ना, अच्छी अच्छी कंपनियों में जाओगे, जहां इंटरव्यू होते हैं, जहां पे आपको पेपर फेस करने हैं, तो वहां पे आपसे सैलरी की बात तो नहीं करेगा आपसे, वो आपको खुद सैलरी देगा आपसे। लेकिन जब आप खुद उसके बाद रिज्यूम लेके जाओगे कंपनी में ना, तब वो आपसे सैलरी की बात करेगा, ये 10,000 देंगे, करना है तो बताइए। सीधी सी कहानी, जब वो आपको खुद बुलाएगा ना, तो सैलरी की बात आपसे नहीं करेगा, तो वो आपको बुला के कहेगा कि ये इतना सैलरी हमारे यहाँ मिलती है, ठीक है। लेकिन जब आप खुद जाओगे तब समझ जाए कि आपको हो सकता है, वो आपको आपसे बात करेगा उस तरीके से। तो मैं कह रहा हूं कि इसीलिए कि जब आप कभी भी किसी भी फील्ड में, देखो अभी आपकी उम्र है, तो आप पूरा फोकस करिए, पूरा फोकस करिए। और दूसरी चीज, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बना के जीवन में काम करना है। रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी का मतलब, अब आप सोच सकते हो कि ये नवंबर चल रहा है ना, पूरे 30 दिन का आज लास्ट नवंबर है, ठीक है। 30 दिन में मेरी पूरी कोचिंग, एक दिन केवल मैं गैप किया हूं, एक दिन सिंगल गैप हुआ मेरी कोचिंग। यहां से रुधौली से बस्ती जाना, और 30 दिन तक इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी एक भी छुट्टी केवल लिया हूं, केवल एक छुट्टी, और वो छुट्टी विषम परिस्थितियां आ गई थी, लाइट लग गई थी मुझे दिवाली के जस्ट बाद, उसी लिए छुट्टी लेना पड़ा एक दिन। बाकी 30 के 30 दिन में 29 दिन मैंने क्लास लिया हुआ है। और अगर 7 बजे की मेरी क्लास लगती है, तो मुझे आज तक 7:01 नहीं हुआ क्लास लेने में। ये रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी है। बच्चा इसी के काबिल है, बच्चा इसी के लायक है कि भाई अगर उतनी ठंडक में आ रहा है ना, अगर आप बताओ आजकल मास्टर क्या होता है, कोचिंग छोड़ दो, स्कूल में प्राइवेट, जिससे गवर्नमेंट स्कूल जो है, कहाँ पढ़ाते हैं, बच्चे चले जाते हैं स्कूल में, बैठे हैं, 1-2 क्लास चला, पूरे दिन में घूम रहे हैं। एपीएन जैसे स्कूल ऐसे हैं कि 4 क्लास में 1 क्लास चल रहा है खाली। तो अब ये टीचर की परिभाषा नहीं है, आपको भी रेगुलर होना पड़ेगा और मास्टर को भी रेगुलर होना पड़ेगा। पंक्चुअल का मतलब, अगर 7 बजे क्लास मेरी है तो मैं 7 बजे पहुंच जाऊं, तब बच्चा 7 बजे आएगा। वरना अगर आप 7:10 पे आओ, बच्चा 7:20 पे आएगा, तब कहेगा 10 मिनट आप, 10 मिनट हम बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना होता है कि सबसे जरूरी क्या है, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। अब मैं इसी संस्था का बता दूं, रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी, इस संस्था ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, ठीक है, बहुत समस्याएं आई हैं जीवन में, ठीक है। लेकिन मैं जब से जानता हूं, मैं जब से होश संभाला हूं, तब से इस संस्था ने सिर्फ ग्रोथ किया है। सोच लीजिए, सिर्फ जानते किस बेस पे, क्योंकि कभी पीछे मुड़ के इन्होंने सर ने नहीं देखा।
रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी पे काम किया। सर के लिए सारे काम सेकेंडरी होते हैं, सबसे पहला काम ये होता है, ठीक है। क्लासेज बंक नहीं करते, सारे काम सेकेंडरी हैं। अगर अब देखो सर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है, राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, अपना सारा टाइम फोकस इसी पे रहता है कि कैसे ये काम पहले हो जाए, बाकी तो चीजें सेकेंडरी हैं, समाज सेवा होता रहेगा। ये सबसे बड़ी समाज सेवा है, ये समाज सेवा नहीं है भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं और आपसे उसके बदले कुछ ले रहा हूं, तो ये समाज सेवा ही है। फ्री में अगर मैं जानते हैं, फ्री में कोई चीजें मिलती है ना, अभी मार्केट में कोई सामान फ्री में बिकने लगे ना, तो लोग कहेंगे खराब हो गया होगा, नहीं चल रहा होगा, इसलिए ला के दे रहे हैं, ठीक है। फ्री की चीजें कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है बहुत दिन तक, कुछ दिन तक एक्सेप्ट करेगा बस। जब अभी हम फ्री आपको क्लास पढ़ाए ना, अभी मान लो आपने पैसा दिया, फीस दिया, तो आप पढ़ने रह जाते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा लगता है, घर वालों को पैसा गया तो लगता है, लेकिन जब फ्री में होगा तो कहोगे आज खाओ जा रहा है तो बिहान चल जाओ, ना जाए आज पढ़ने, कौन हमारा पैसा लगल बे, ठीक है। ऐसे होता है, अपनी कोई सामान है पैसा लगा है खुद का, तो आप उसको अच्छे से समझते हैं, दूसरे के सामान जा हमारा तुम्हें पैसा लगल बे, हेराइए। तो ये चीजें होती हैं थोड़ी सी। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है। आज हमने सर से टाइम लिया था कि आज आपके सामने, बहुत दिन से प्लान था कि सैटरडे देखो वहां पे मेरे यहाँ टेस्ट होता है, आज वहां टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट के दिन मुझे नहीं जाना होता है, तो क्या आवश्यकता ही नहीं होती मेरी, सब टेस्ट हो जाता है वहां पे, टेस्ट चल रहा है। तो जिन बच्चों को देखो कह रहा हूं कि कंप्यूटर के साथ साथ आपको फोकस इनका, जिससे जीडी का फॉर्म भरा हुआ है, फरवरी में पेपर है, ठीक है। तो आप लोग की जब जब उम्र रहे, तो जो भी फॉर्म निकलते हैं मैं बता दिया करूंगा, बीच बीच में यहाँ आऊंगा हफ्ते में 1-2 दिन आपको, ठीक है। जो भी फॉर्म निकले उस फॉर्म को अप्लाई करिए, उम्र है कब करोगे आप, ठीक है। और ये जानते कंप्यूटर जो फील्ड है ना, इस फील्ड में अगर जानते दिमाग खुल जाता है। आप सोचो इसको चलाने के लिए दिमाग नहीं चाहिए। जब डिजिटल बोर्ड देखो, अभी थोड़ी देर पहले मुझे इस डिजिटल बोर्ड को चलाने में असुविधा हो रही थी, देखो ट्रेंड हो गए, अभी 1 घंटे बाद एकदम ट्रेंड हो जाएंगे, कलर और सब चेंज कर लेंगे पेन का, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा भी नया लग रहा है, अपने यहाँ का दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ चलता अपने आप से, आप सब कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या ना, ऐसे जब आप किसी भी चीज को सीखोगे तो सब आएगा। तो साथ साथ कंप्यूटर के साथ साथ अगर आप वनडे एग्जाम में भी फोकस्ड रहेंगे तो मजा आएगा। और आप पता है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके पास टाइम नहीं, अभी आपके पास जिम्मेदारियां ही क्या है, ये टाइम नहीं है। कोई अगर ये कह दे कि सर मेरे पास टाइम नहीं कि मैं सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ सकती हूँ, तो घर वाले अगर, अच्छा बताओ कोई घर वाले ऐसा अगर आप कह दो कि मैं तैयारी भी करूंगी कंप्यूटर भी पढ़ूंगी, तो मना कर देंगे? नहीं कि चलो झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, या लड़कों से कहें धान काटो गेहूं काटो। घर वाले यहां तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर जाओ तो भगा देते घर से कि जाओ तू पढ़ो, ये काम कर ले, मजदूर लगा देंगे, ये पैसा दिए क्या करने के लिए, ये काम कराने तुमको पैसा दिए हैं। अगर झाड़ू पोछा कराना रहेगा ना, तो कहते कि काकरे भेजे तुमको पढ़ने के लिए, तब हम यही ना करा लेते, फिर नहीं कराते। ये खाली बच्चों का वहम है कि हमसे सर ये काम हम करते हैं, हम घर वाले हमको पढ़ने देते, ये बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। इससे बहुत समस्याएं होती हैं, वही करता है ऐसा, बाकी कैसे किसी घर वाले नहीं कि पढ़ाते ना हो। और सबसे जरूरी क्या है कि मूल, जैसे नौकरी जानते हैं क्या है, नौकरी आपको तो करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, करनी तो है। अगर आप दुकान खोल रहे हैं वो भी नौकरी ही तो है, नहीं है? नौकरी में क्या होता भाई, सुबह खा पी के तैयार होके नौकरी पे गए, जो नौकरी का टारगेट था उसको पूरा किए, वापस घर आए, ये नौकरी है। अच्छा बताओ दुकान खोल लिए तो क्या वो नौकरी नहीं है? बिना दुकान का शटर उठाए दुकान कस्टमर आके सामान लेके चला जाएगा, तब वो नौकरी तो आपको हर हाल में करनी है। बस ये तय करना कि कौन सी नौकरी करनी है, तय ये करना है कि जैसे होता ना, अब अगर मुझे आप बता दें, विश्वास नहीं करोगे, अगर मुझे आज के डेट में कोई नौकरी दे दे और टीचिंग का छोड़ के नौकरी दे, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये मैं आपका बता रहा हूं अनुभव, कि अगर मुझसे कोई आप काम करा लो, लेकिन मुझसे अगर पढ़ाने के अलावा कोई काम करा लो, कि मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं जान लीजिए इतना मैं टीचिंग में इतना इंटरेस्टेड हो गया हूं कि मुझे इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, ठीक है। मेरा अभी दुर्भाग्य है कि मेरा 0.10 ये मेरा रिमार्क था, जिससे मैं सिलेक्शन से बाहर हुआ हूं। ये 69 शिक्षक भर्ती जो आई थी टीचर वाली, उसमें अभी जो लिस्ट आई है उसमें मेरा 6800 की लिस्ट आई थी, 6800 बच्चों की एक लिस्ट बाद में आई है, जिसमें मेरा 552 नंबर पे रैंक है, 552 नंबर पे। और इस 552 नंबर में जो मेरा रैंक है वो सिर्फ उसकी वजह से है, डीओबी की वजह से, डेट ऑफ बर्थ की वजह से। इसके ऊपर जितने बच्चे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा, उनको प्रायोरिटी दी गई है।
हाँ, पहले डेट ऑफ बर्थ प्रियोरिटी दी गई है, वरना ये 552 नंबर पे रैंक है, पहले लिस्ट पे मेरा नाम होता है। अब ये 0.10 का खेल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 4 दिसंबर को फिर सुनवाई है, ठीक है। तो मैं जानते हैं मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मैं अगर एक कहीं भी प्राइवेट टीचर अभी मैं पढ़ा रहा हूं, एक गवर्नमेंट टीचर हो जाता तो फिर समस्या क्या होती पता है? कुछ नहीं समस्या होती। अभी प्राइमरी मेरा हो जाएगा तो मेरा टारगेट क्या है कि किसी एक विद्यालय की काया पलट जाएगी। जैसे लोग सांसद लोग गोद लेते हैं ना, वैसे मैं जानते हैं मैं ऐसे बाहर प्राइवेट टीचिंग करके गवर्नमेंट के साथ साथ, जैसे मैं पढ़ा रहा था प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में, साथ में इनकम होती, साथ में मैं बाहर अपना यूट्यूब से जो भी अर्निंग होती, 1 महीने की अगर मैं बाहरी कमाई लगा देता स्कूल पे तो काया बदल जाती। जैसे प्राइवेट स्कूल है, मैं अपने पैसे से डिजिटल बोर्ड लगा दूं प्राइवेट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, तो क्या स्कूल समझेगा नहीं? लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा मेरे हाथ बंधे हुए हैं, जिस दिन खुल जाएंगे उस दिन काम हो जाएगा। बस प्लान है ये सब। तो आपका भी उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि जब आप कहीं भी रहो तो कम से कम थोड़ा बहुत तो लोगों के बारे में सोचने का मौका मिले, सिर्फ अपने बारे में ना सोचने का मौका मिले, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस फील्ड में एकदम मास्टर बन के जाएंगे यहाँ से। सबसे जरूरी बात क्या है, मुझे अच्छा इस बात का लग रहा है कि मैं जहां खड़ा हूं ये संस्था इतनी भरोसे के काबिल है कि आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला है, मतलब जब से मैं जानकार हुआ हूं तब से इसी संस्था को देख रहा हूं जिसने निरंतर काम किया है। बाकी लोग बिल्डिंगें चेंज करते रह गए, विश्वास नहीं कर, सही बता रहे हैं। आज यहां चल रही है, कल वहां चल रही है, आज कोई और उसका मालिक चला रहा है, कल उसको कोई और चला रहा है, फ्रेंचाइजी हो जा रही है, बिक जा रही है, तो भरोसे के काबिल नहीं है। और मैं ऐसी जगह पे काम करना पसंद जब भरोसे के काबिल हो, पैसा नहीं, मेन चीज जरूरी क्या, भरोसा। अब मान लो आपने कहीं एडमिशन करा लिया, अब मान चले 6 महीना बाद वो बिल्डिंग चेंज हो गई, अब आपके घर से आने जाने में असुविधा हो रही है, ना सवारी मिल रहा है ना दिक्कत हो रही है, और ऐसी जगह है जहां आपको असुविधा महसूस हो रही है। और यहाँ एक ऐसी जगह जहां आप इस रोड से मुझे लगता है कि सर कम से कम 1000 बच्चे तो रोज अप डाउन करते होंगे और जाते होंगे मिनिमम, इतना बिजी रोड है, सोच लीजिए शिक्षा के लिए, ठीक है। इस रोड ने हजारों जिंदगियां, लाखों जिंदगियां बना दी, इसी पे घिस घिस के पैदल चलते थे बच्चे, ठीक है। तो सबका इंटर प्लस है, कोई इंटर तो नहीं है। अगर इंटर कोई नहीं है तो फिर इंटर के बाद आपके साथ जो डिग्रियां हैं वो कंप्यूटर की डिग्रियां शुरू हो जाती हैं। हाँ सर, ऐसा मुझे लग रहा है कि इंटर के बाद कंप्यूटर डिग्रियां शुरू हो जाती हैं। तो जो कंपलसरी आपको डिग्रियां हैं, सर आपको मोटिवेट करते होंगे क्या क्या कंपलसरी होती हैं, वो आप ले लीजिए। साथ में इतना पर्याप्त टाइम है कि अगर आज से 2-2, 3-3 घंटे ना अगर वनडे एग्जाम पे फोकस करेंगे तो जब आपकी उम्र उस फॉर्म के भरने के लेवल पे होगी ना तो आप उसके काबिल हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो अभी आप हाई कोर्ट स्टेनो का फॉर्म भर सकते थे। शॉर्ट हैंड सीख लीजिए, शॉर्ट हैंड सीखिए, टाइपिंग सीख लीजिए और उसके बाद हाई कोर्ट स्टेनो का फॉर्म भर दीजिए। अब आप सिर्फ क्या काम करेंगे, यहां पे आपका कंप्यूटर वाला फील्ड कंप्लीट हो जाएगा, आपको सिर्फ वनडे एग्जाम का सिलेबस पढ़ना होगा बस। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा ये फोकस करना है आपको, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं सर, एक चैनल दिखा दीजिए, उसमें मैं आपको कुछ वीडियो दिखा देता हूं कि कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है।